गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटी डायरियल ड्रग्स। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू स्टॉप डायरिया आर कॉल्ड एंटी डायरियल ड्रग्स। तो जितनी भी ऐसी ड्रग्स जो कि डायरिया को स्टॉप करने के लिए यूज़ में लेते हैं उनको बोलते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। नाउ व्हाट इज़ डायरिया? डायरिया एक्चुअली क्या होता है? दिस इज द रिपीटेड पैसेज ऑफ लिक्विड स्टूल्स। जब लिक्विड स्टूल्स बार बार पास आउट होता है तो उसको बोलते हैं डायरिया। और ये क्यों होता है? उस टाइम पे इंटेस्टाइन्स में जो मोटिलिटी है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं इंटेस्टाइन्स में। इसके अलावा गट में सिक्रेशंस भी बढ़ जाती हैं। सिक्रीशंस बढ़ती हैं एक तरफ पेरिस्टाल्सिस बढ़ता है, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल कंटेंट्स, जितने भी कंटेंट्स उस इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट हैं, वो बाहर की तरफ पास आउट जल्दी जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि एक तो पेरिस्टाल्सिस बढ़ा हुआ है उल्टा, और इसके अलावा वहाँ पे गट में जो सिक्रीशंस हैं वो भी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ वो पास आउट होने लगते हैं। इसके अलावा और वहाँ पर क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनकी भी रिडक्शन होने लगती है, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होने लगती है वहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो अब जब इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इंटेस्टाइन में, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो जैसे ही इनका अमाउंट ज़्यादा होने लगेगा तो इंटेस्टाइन क्या करेगी, इनको बाहर की तरफ पास आउट कर देगी। ठीक है, तो एक तरफ इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टाल्सिस बढ़े हुए हैं, दूसरा गट में सिक्रेशंस भी बढ़ी हुई हैं, और साथ में जो एब्जॉर्प्शन है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की वो भी रिड्यूस हुई है। इन सब वजह से जो है पेशेंट को बार बार लिक्विड स्टूल्स जो है पास आउट करने के लिए उसको जाना पड़ता है। अब स्टूल्स लिक्विड क्यों हुआ, ये भी इसमें पता चलता है कि जो गट जो है उसके अंदर सिक्रेशंस बढ़ रही है। इसके अलावा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से स्टूल्स जो हैं वो लिक्विड हो जाती हैं, और उसके बाद इनका रिपीटेड पैसेज होने लगता है। तो अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले हमको रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करना है। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा, ना वाटर का हो रहा है ना इलेक्ट्रोलाइट्स का हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बाहर से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। और ये काम हम कर सकते हैं ORS से, या इलेक्ट्रोल वगैरह जो मार्केट में प्रेजेंट है उनसे कर सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या फिर हम लोग सिंपल घर के अंदर लेमन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर थोड़ा एक लेमन, साल्ट एंड शुगर, ये मिक्स करके इस तरह का सॉल्यूशन बनाने के इस तरह का सॉल्यूशन बनाने कर भी हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अगर सिंपल ORS की ही बात की जाए तो ORS की कंपोजिशन क्या है? ORS के अंदर मेनली सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम अमाउंट में होता है, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम अमाउंट में होता है, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम अमाउंट में होता है, एंड ग्लूकोज 20 ग्राम अमाउंट में होता है। ये जो है हम लोग पेशेंट को देते हैं बार बार फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा इसका यूज़ हम हीट बर्न में, हीट स्ट्रोक में कर सकते हैं, या बर्न वगैरह पे भी कर सकते हैं। जहाँ पे भी पेशेंट में अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे फ्लूइड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े तो बाहर से पेशेंट को ORS वगैरह भी दिया जा सकता है। इसके अलावा डायरिया की ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करने की बात करनी है। दूसरे केस में हमने ट्रीटमेंट ऑफ कोज, कि उसको जो डायरिया का कारण क्या है उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना है, कोई वायरल इन्फेक्शन है उसे ट्रीट करना है, या फिर कोई भी दूसरी तरह का अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्राई करने की, उसको जो है हमने ट्रीट करने की कोशिश करनी है। इसके बाद तीसरे लेवल पे आते हैं एंटी डायरियल एजेंट्स। इसके बाद हम पेशेंट को एंटी डायरियल एजेंट्स जो हैं पेशेंट को देंगे, जिससे कि पेशेंट की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है कंट्रोल में आए और सिक्रेशंस ऑफ गट वगैरह भी कंट्रोल में आए और पेशेंट का डायरिया ट्रीट हो। तो ये है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डायरिया, जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड सेकंड पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ कॉज लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, एंड थर्ड वन इज एंटी डायरियल एजेंट्स। अब इसके बाद आते हैं पैथोजेंस जो कि डायरिया कॉज करते हैं। तो
ऐसे कौन से पैथोजेंस हैं जो डायरिया कोज करते हैं? उसमें सबसे पहले आते हैं वायरसेस। इनमें रोटा वायरस, एस्ट्रोवायरस, एंटीरोवायरस या एडिनोवायरस वगैरह, ये सब ज़्यादा डायरिया कोज करते हैं। बैक्टीरिया में इकोलाई, साल्मोनेला, शाइगेला, विब्रियो कोलरी, ये जो है डायरिया कोज करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स भी होती हैं जो एज ए साइड इफ़ेक्ट डायरिया प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमिटिन, डिजिटैलिस, मैग्नीशियम सल्फेट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एट्सेट्रा, ये सारी ड्रग्स भी एज ए साइड इफ़ेक्ट इट मे प्रोड्यूस डायरिया। ये जो ड्रग्स जो हैं वो भी डायरिया प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरियल एजेंट्स, जो हम एंटी डायरियल एजेंट्स यूज़ करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये 3 कैटेगरी के होते हैं। एड्जॉर्बेंट्स, एड्जॉर्बेंट्स में एग्जांपल में आते हैं काउलिन, पैक्टिन, एक्टिवेटेड चारकोल। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स में लोप्रामाइड, कोडीन, रेसेकोंडोट्रिल, लैक्टोबैसिलस प्रिपरेशंस। एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स में एट्रोपाइन डेरिवेटिव्स लाइक ड्रोटावेरिन, मेबेवेरिन एट्सेट्रा आते हैं। और इनमें भी अगर हम सबसे पहले एड्जॉर्बेंट्स की बात करें तो जो ये एड्जॉर्बेंट्स होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, डायरियल एंटी डायरियल एजेंट की तरह ये ड्रग्स इंटेस्टिनल टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूसिंग द डायरिया दे मेक ए कोटिंग अराउंड देम। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंटेस्टिनल टॉक्सिन्स इन दोनों के चारों तरफ एक कोटिंग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और इनका इफ़ेक्ट फिर ये आने नहीं देते। ठीक, ये एक जस्ट लाइक एक कोटिंग की तरह काम करते हैं और फिर इनके इफ़ेक्ट को वहाँ पे ये प्रोड्यूस नहीं होने देते। इसके अलावा इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, ना ही ये एब्जॉर्ब वगैरह होती हैं। जो पैक्टिन शुगर होती है एक्चुअली वो एप्पल से डेराइव होती है, और जो कावलिन होती है ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट कंपाउंड होता है। काम कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ एक एंटी डायरियल एजेंट की तरह किस तरह काम करते हैं, जस्ट लाइक ये कोटिंग क्रिएट कर देते हैं किसी भी टॉक्सिन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ। इसके बाद आते हैं एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स में सबसे पहले आता है हमारा कोडीन। अब ये कोडीन क्या करता है, ये जीआई स्मूथ मसल्स, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पर जो ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनको ये स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। कोडीन वगैरह या लोप्रामाइड वगैरह ये इन ओपियोइड रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, और फिर इन ओपियोइड रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन से क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस जो हो रही हैं वहाँ पे अभी तक वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो मेजर कोज क्या था अभी डायरिया का, जैसे हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट वन इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का बढ़ जाना, दूसरा सिक्रीशंस का बढ़ जाना, हाइपर सिक्रीशन होना वहाँ पे, और तीसरा जो एब्जॉर्प्शन जो हो रही है वहाँ पे नॉर्मली वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की उसका रिड्यूस हो जाना। तो अब जो कोडीन है वो क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज़ करने का काम करती है। पेरिस्टाल्सिस जो इंटेस्टिनल मूवमेंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, डिक्रीज़ होने से क्या होगा, जो इंटेस्टिनल कंटेंट्स हैं उनका जल्दी जल्दी पैसेज होना, बाहर की तरफ पैसेज होना बंद हो जाएगा, और इसी डिले की वजह से जो हमारी बॉडी है, जो इंटेस्टाइन्स हैं वो लिक्विड को और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगी, यानी कि अभी तक जो रिडक्शन हो रहा था वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसी में ही दूसरी कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं लोप्रामाइड। अभी ये लोप्रामाइड क्या करते हैं, ये भी कॉमनली यूज्ड एंटी मोटिलिटी ड्रग है, ये भी वैसे ही काम करता है, जीआई स्मूथ मसल्स पर ओपियोइड रिसेप्टर को एक्टिवेट करके काम करता है। इसका काफ़ी सेलेक्टिव एक्शन होता है और ये एंटी सिक्रेटरी एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, एंटी सिक्रेटरी एक्टिविटी मीन्स कि जो अभी जैसे अभी हमने बताया कि जो हाइपर सिक्रीशन हो रहा है वहाँ पे इंटेस्टाइन्स के अंदर, उसको ये रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, उसको हाइपर सिक्रीशन को रिड्यूस कर देगा, साथ के साथ इंटेस्टिनल मोटिलिटी जो है उसको भी ये कम कर देगा, और इसकी वजह से फिर हमें जो है रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। लेकिन ये खुद जो है पूरली एब्जॉर्ब ड्रग होता है और गट के थ्रू एक्सक्रीट भी हो जाता है। इसका जो ऑनसेट ऑप्शन होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो जस्ट 1 to 2 आवर्स है, एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 to 18 आवर्स तक होता है। लेकिन इसको चिल्ड्रन में मोस्टली अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे कई बार पेशेंट्स में नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पैरालिटिक इलियस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह पेशेंट में होनी शुरू हो जाती है। इसलिए
ये बच्चों में यूज़ नहीं करते हैं, और वैसे भी ये इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि पेशेंट में हो सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल डोज है वो स्टार्टिंग में 4 मिलीग्राम देनी है, उसके बाद 2 मिलीग्राम डोज देते हैं, और जो मैक्सिमम डोज है वो 10 मिलीग्राम पर डे तक हो सकती है। इसी में तीसरी कैटेगरी आती है रेसेकोंड्रोल की। ये जो ड्रग है ये एक प्रो ड्रग होता है। जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, जब इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू थायोरफिन। थायोरफिन बनने के बाद ये क्या करता है, एक गट के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंकेफेलिनेज, तो ये जो एंकेफेलिनेज एंजाइम है उनका ये इनहिबिशन करने का काम करता है। अब ये एंकेफेलिनेज एंजाइम क्या काम करते हैं, ये एक्चुअली गट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं गट में, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रॉपर सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, दीज हैव सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ इन द गट। तो अब जो रेसेकोंड्रोल है वो एंकेफेलिनेज एंजाइम का इनहिबिटर एक्ट करता है। तो इसके इनहिबिशन से क्या होगा, जो अभी तक जो सिक्रीशंस हो रही थी गट के अंदर वो अब कम हो जाएंगी, सिक्रीशंस जो हैं स्टॉप हो जाएंगी या उसकी कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो हाइपर सिक्रीशन हो रहा है इंटेस्टाइन्स में वाटर का या इलेक्ट्रोलाइट्स का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके डिक्रीज़ हो जाए, जब ये हाइपर सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये साथ के साथ इंटेस्टिनल मोटिलिटी को भी रिड्यूस करने का काम करेगी, जिसकी वजह से जो डायरिया है पेशेंट का वो ट्रीट हो जाएगा। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी क्विक होता है। इसके अलावा ये पेन वगैरह को भी रिलीव करने का काम करती है, और इसकी जो नॉर्मल डोज होती है इट इज़ 100 मिलीग्राम TDS। इसके बाद अगली कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं लैक्टोबैसिलस प्रिपरेशंस। ये एक्चुअली बैक्टीरिया ही होते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस या लैक्टोबैसिलस स्पोरोजीन्स वगैरह, ये बैक्टीरिया ही होते हैं। दीज आर एक्चुअली प्रोबायोटिक्स, और जो एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया पेशेंट्स में होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे ड्रग्स पढ़े ना कि किन किन ड्रग्स से डायरिया पेशेंट में हो सकता है, जैसे कि एम्पेसिलिन है या इरिथ्रोमाइसिन है, इन सब की वजह से भी पेशेंट में डायरिया हो जाता है। ये होते हैं एंटीबायोटिक्स इंड्यूस्ड डायरिया। तो जो एंटीबायोटिक्स से जो डायरिया इंड्यूस हो रहा है उसको ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब ये किस तरह काम करते हैं, ये जो है इंटेस्टाइन्स के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, सैक्रोलाइटिक फ्लोरा, जो सैक्रोलाइटिक बैक्टीरिया हैं, सैक्रोलाइटिक फ्लोरा जो हैं उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करने का काम करते हैं। इस सैक्रोलाइटिक फ्लोरा की ग्रोथ होने से क्या होता है, जो pH है इंटेस्टाइन्स की वो अल्टर हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, और उस pH के चेंज होने की वजह से जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक डायरिया कोज कर रहे थे वो अब इनकी ग्रोथ जो है बंद होनी शुरू हो जाती है, वो अब इनहिबिट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ, जो हमारे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स थे वो भी यहाँ पे ट्रीट हो जाते हैं, बॉडी से या तो बाहर निकल जाते हैं और इनकी ग्रोथ वगैरह जो है स्टॉप हो जाती है। क्या हुआ, इंटेस्टाइन्स के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया थे जैसे कि लैक्टोबैसिलस वगैरह थे उनकी अब ग्रोथ प्रॉपर होने लग गई। जब इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी तो जो हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ हो नहीं पाएगी। जब इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन था वो ठीक हो जाएगा। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ठीक होने से अल्टीमेटली पेशेंट का जो डायरिया है वो रिलीव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे के अंदर ऐसे होमली रेमेडीज़ हम लोग कर्ड या बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा जब भी घर में लूज़ मोशंस वगैरह लगते हैं तो मदर्स क्या करती हैं, दही वगैरह खाने को देती हैं। तो ये दही क्या है आपको ही पता है, ये एक्चुअली बैक्टीरियल ग्रोथ होती है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस की। तो ये हम बाहर से देते हैं पेशेंट को, दही कर्ड वगैरह जो हम देते हैं, इससे वही सैक्रोलाइटिक फ्लोरा की प्रमोट होती है, ग्रोथ इसकी प्रमोट होती है इंटेस्टाइन्स के अंदर, और फिर उसके बाद पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और पेशेंट का डायरिया ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं उसके और भी यूजेस हो सकते हैं। मोस्टली हमने जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स अभी तक यूज़ करने थे, जैसे कि हम कोडिन की बात कर रहे थे या रेसेकोंडेंटल की बात कर रहे थे या लोपेरामाइड की बात कर रहे थे, ये हम लोग देते हैं नॉन इन्फेक्टिव डायरिया में। मोस्टली इनको नॉन इन्फेक्टिव डायरिया में ही यूज़ करना चाहिए, कोडिन को, लोपेरामाइड को, रेसेकोंडेंटल को। क्यों? क्योंकि
ये जो ड्रग्स होते हैं, ये जो बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को ये रोक नहीं पाते। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स ये सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करने का काम करते हैं या फिर हाइपर सिक्रीशन को कम करने का काम करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कोई वायरस की ग्रोथ है या फिर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ है, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ है जिसकी वजह से डायरिया वगैरह हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ को ये कम नहीं कर पाते, उसको ये ख़त्म नहीं कर पाते, इसलिए इनको इन्फेक्टिव डायरिया में नहीं देते। ठीक है, तो इनको देने से क्या हो सकता है कि सिस्टेमिक इन्वेजन बाय पैथोजन, कोई दूसरा पैथोजन भी का भी इन्वेजन हो सकता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है उसकी क्लियरेंस होएगी नहीं, डिलेड क्लियरेंस होएगी उसकी। इसके अलावा इंटेस्टिनल परफोरेशन भी हो सकती है पेशेंट को। तो इस तरह के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को देखते हुए जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं वो तभी यूज़ करते हैं जब नॉन इन्फेक्टिव डायरिया होता है पेशेंट में, तब। अदरवाइज़ इन्फेक्टिव डायरिया के अंदर ये हम लोग नहीं देते हैं। इन्फेक्टिव डायरिया में तो जैसे नॉर्मली जो एंटी एमीबिक ड्रग्स हैं जैसे कि मेट्रोनिडाजोल वगैरह, वो वहाँ पे देना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो भी वहाँ पे ट्रीट हो जाता है। तो जब पैथोलॉजी ट्रीट हो जाती है पेशेंट की, तो अपने आप ही जो पॉजिटिव डिसीज़ वहाँ पे हो रही है, जो एज ए रिज़ल्ट जो वहाँ पे डिसीज़ हो रही होती है, वो भी ठीक हो जाती है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के ख़त्म होने के बाद से वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगली कैटेगरी ड्रग्स आती हैं एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स की। एंटीस्पाज्मोटिक नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करती हैं, ये स्पाज्म को ख़त्म करने का काम करती हैं। ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होती हैं। डायरिया में भी नॉर्मली जो डायरिया होता है वह एसोसिएट होता है एब्डोमिनल कोलिक से या फिर पेन से। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती हैं और एब्डोमिनल कोलिक को से भी रिलीव कराने का काम करती हैं। इसके अंदर एग्जांपल में जैसे कि डोटावेरिन एक पेपावेरिन डेरिवेटिव होता है, डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है, इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसके अलावा इसको रीनल कोलिक, बिलियरी कोलिक, इंटेस्टिनल कोलिक या इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, डिस्मेनोरिया वगैरह में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग है, पेन किलर ड्रग है, तो वहाँ पे भी इसको देते हैं। लेकिन इसके कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि इसको ज़्यादा लेने से डिजीनेस, हेडेक, फ्लशिंग या कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी पेशेंट में हो सकता है। इसलिए इसको साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। और वैसे अगर स्पाज्म ज़्यादा हो तो इन दवाइयों को यूज़ में लेते हैं, और जो इसकी जो नॉर्मल डोज है इट इज़ 40 to 80 mg TDS। इसके बाद अगली कैटेगरी की ड्रग्स आती है इसी में मेबेवेरिन। ये रेसरपाइन डेरिवेटिव होता है। ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स की जो परमिएबिलिटी है फॉर सोडियम आयंस, स्मूथ मसल्स परमिएबिलिटी फॉर सोडियम आयंस को रिड्यूस करने का काम करता है। अब इस परमिएबिलिटी के रिड्यूस करने से क्या फ़ायदा होगा, डायरिया में जो सोडियम आयंस का लॉस हो रहा था उसको ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, उसको ये रिड्यूस करेगा। जो डायरिया में जो लॉस ऑफ सोडियम आयंस था वो रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, तो एटलीस्ट जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा था वो अब कवर अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये अच्छा स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है। जब ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी खुद ब खुद कम हो जाएंगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जब कम होंगी तो ऑब्वियसली जो रिपीटेड पैसेज ऑफ स्टूल्स जो हो रहा था वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है मेबेवेरिन। क्या कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को ख़त्म करने का काम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को रिड्यूस करने का काम करता है, ख़त्म नहीं करेगा, ये रिड्यूस करने का काम करेगा। और साथ ही जो लॉस ऑफ सोडियम आयंस हो रहा था डायरिया के अंदर उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये ओरली भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव होता है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और इसको नॉर्मली IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम में या डायसेंट्री में इसको यूज़ करते हैं। और लेकिन इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ये भी डिजीनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस वगैरह कर सकता है। कहाँ तो डायरिया हो रहा होता है और इसके ज़्यादा लेने से साइड इफ़ेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट को होने लग जाती है। और जो इसकी जो नॉर्मल डोज है इट इज़ 135 मिलीग्राम TDS देते हैं खाना खाने से जस्ट 20 मिनट्स बिफोर। ठीक है, इसकी ये तो थी हमारी मॉडर्न ड्रग्स विच आर यूज्ड एज ए एंटी डायरियल एजेंट्स।
अब अगर अपने आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में किसी भी अति प्रवृत्ति को रोकने के लिए संग्राही औषध देने की बात कही गई है। तो वहाँ पे हम संग्राही औषध दे सकते हैं एज ए एंटी डायरियल एजेंट्स। तो इसके अंदर मल की अति प्रवृत्ति को रोकने के लिए काफ़ी अच्छे ड्रग्स हमारे आयुर्वेद में बताए हुए हैं, जैसे कि विल्व वन ऑफ द बेस्ट ड्रग है फॉर अमीबियासिस, अमीबिक इन्फेक्शंस में, जहाँ पे नॉर्मली पेशेंट को डिसेंट्री या डायरिया वगैरह हो जाता है। तो वहाँ पे इस तरह के अमीबियासिस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए अमीबा को, ठीक है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए और साथ में डायरिया को या डायसेंट्री को रिलीव करने के लिए विल देते हैं पेशेंट को। विल का फ्रूट वहाँ पे उसको खाने के लिए देते हैं। इसके अलावा और संग्राही औषध में जैसे कि हम कुटज यूज़ कर सकते हैं, कुटज भी काफ़ी अच्छा एंटी डायरियल एजेंट है। इसके अलावा अश्वगोल यानी कि जो मार्केट में आज भी इसबगोल के नाम से अवेलेबल है। जैसे आप भी जानते हो इसबगोल की भूसी, ठीक है, इसबगोल हस्क मार्केट में आती है, उसको दही में कर्ड वगैरह में मिक्स करके देते हैं। तो ये अच्छा काम करता है लूज़ मोशंस के अंदर भी, ठीक है, वहाँ पे इसको दही में मिक्स करके देंगे। अब देखो जो अश्वगोल है या इसबगोल है, इसको कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करने के लिए इसको मिल्क में मिक्स करके देते हैं और डायरिया में इसको देने के लिए कर्ड वगैरह में मिक्स करके देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी संग्राही औषध हैं जो कि हम आयुर्वेद में दे सकते हैं। मोस्ट फेमस तो ये हैं ही, जैसे कुटज है, विल्व है या ये इसबगोल वगैरह है। इसके अलावा शुंठी भी काफ़ी अच्छी संग्राही औषध होती है जो एज ए एंटीडायरियल एजेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मल की अति प्रवृत्ति को रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जीरक वगैरह भी बताया गया है जो कि अच्छा संग्राही औषध है और मल की अति प्रवृत्ति को या अतिसार को, एंटी डायरियल एजेंट्स, डायरिया हमारे आयुर्वेद में क्या बताया गया है, अतिसार। तो अतिसार को रोकने के लिए भी हम लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। शुंठी को, जीरक को, कुटज को, बिल्व को और भी बहुत सारी औषध हैं जो हम लोग अपने आयुर्वेद में यूज़ कर सकते हैं अतिसार को रोकने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटी डायरियल जो ड्रग्स हैं उसका टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें मैंने तुमको मॉडर्न जो ड्रग्स हैं जो कि मॉडर्न साइंस में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और हमारे आयुर्वेद में भी जो मोस्ट फेमस ड्रग्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। कुटज की तो मार्केट में प्रिपरेशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कुटज गनबटी हो गई या कुटजारिस्ट वगैरह भी मिलते हैं मार्केट में। और विल्व की भी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, विल्वादी अवले प्रेजेंट है, विल्वादी गुटिका प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई जो रो ड्रग अगर ना ले सके तो इसकी मार्केट प्रिपरेशंस भी अवेलेबल हैं, वो हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक फिनिश होता है एंटी डायरियल ड्रग्स का, जिसमें आयुर्वेदिक ड्रग्स विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर अतिसार and modern drugs both I have taught you today. Thanks for listening to me. For more lectures, please subscribe to this channel.